तो हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ये सवाल 6 तक कर चुके थे, 6 का 3 नंबर तक कर चुके थे ना। अब देख सकते हैं ये 6 का 3 नंबर तक कर चुके थे, अब 4 नंबर करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी बिक्री किया, यानी कोई घड़ी विक्रेता है वो क्या किया, घड़ी बिक्री कर रहा है 336 रुपये में, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, पता नहीं कि कितना में खरीदा था, ठीक है। यहाँ बोल रहा है वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। पता नहीं है कि कितना में खरीदा, जितना में खरीदा उतना ही में उसको लाभ प्रतिशत हुआ, ठीक है। घड़ी बिक्री में उतना ही लाभ प्रतिशत हुआ जितना में हम खरीदे थे, ठीक है। तो पता नहीं कितना खरीदे, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो घड़ी हम क्या मान लेंगे, बिक्री क्रय मूल्य मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो चलिए सवाल उतार लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो देखिए, तो कोई घड़ी बिक रहा था 360 रुपये में, कोई घड़ी बिक्री की, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 336 रुपये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, घड़ी की विक्रय मूल्य, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह लिख रहे हैं, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, बराबर है 336 रुपये, ठीक है। बराबर हमें यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, घड़ी खरीदी, जितने रुपये में घड़ी खरीदी उसे घड़ी बिक्री में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, यानी पता नहीं कितना हम कर दें। तो जब पता नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि घड़ी की क्रय मूल्य क्या मानेंगे, एक्स रुपये मानेंगे, ठीक है। तो घड़ी जितना हम खरीदी थी उसे घड़ी बिक्री में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ, जितना हम घड़ी खरीदने में लगाए हैं उतना ही प्रतिशत का लाभ हमें हुआ। तो यानी क्या हो गया, एक्स प्रतिशत ही तो लाभ हुआ ना। तथा घड़ी तब क्या लिखेंगे, तथा घड़ी का लाभ, कितना लाभ हुआ, जितना हम खरीदे उतना ही हमारा लाभ हुआ, यानी एक्स प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, अब कितना लाभ हुआ अब एक्चुअल में वो पता कर लेते हैं, प्रतिशत, एक्स प्रतिशत हमको लाभ हुआ, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में कितना लाभ हुआ वो तो निकालना पड़ेगा ना, प्रतिशत में प्रतिशत को में से हटा के हमें एक्चुअल रुपए में निकालना है। तब जब हम लाभ निकालते हैं, तब किस पे हम निकालते हैं, क्रय मूल्य पे ही तो निकालते हैं लाभ। तो देखिए लाभ कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक्स हो गया, एक्स प्रतिशत यानी x/100, और क्रय मूल्य कितना था मेरा, एक्स था, है ना। तो यानी लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही तो निकालेंगे ना, जितना हम खरीदे उसी पे तो हम लाभ निकालेंगे। तो यानी x/100 जो हो गया, जो प्रतिशत था, एक्स मेरा क्या क्रय मूल्य है। तो इसको हम सोल्यूशन किए तो कितना आ जाएगा, x²/100, यही तो आ जाएगा ना, x²/100 रुपये। ये क्या है, रुपये में निकालिए, प्रतिशत में, ये रुपये में है, ठीक है। अब दूसरा तरीका से निकालते हैं लाभ, ये लाभ हो गया, और एक लाभ निकालते हैं दूसरा तरीका से। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं और ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं, है ना। यानी कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीदे हैं और 15 रुपये में बेच रहे हैं, है ना। तो यानी 5 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी जो विक्रय मूल्य होता है क्या होता है, वो विक्रय मूल्य से ही घटाते हैं क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, यही तो होता है। तो यानी मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 336 रुपया, ठीक है। और मेरा जो क्रय मूल्य है एक्स रुपया है, ये मेरा हो गया। घटा दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। इधर से लाभ हमें यहाँ कितना प्राप्त हुआ, x²/100। अब हम क्या करेंगे, लाभ बराबर लाभ कर देंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार में। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको एक चर वाले द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो देखिए क्या है, लाभ कितना था, एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा 336 घटा एक्स, लाभ बराबर लाभ। ठीक है, प्रश्न अनुसार में। अब देखिए ये इसको साथ में गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर अभी 336 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ 33,600 हो गया। और 100 से भी गुना कर देंगे एक्स को, यानी 100x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सभी को ये साइड में लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 100x, और जो 33,600 ये भी क्या हो जाएगा माइनस 33,600। ये माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस में था माइनस हो गया, बराबर ये साइड में बराबर के ये साइड में कुछ नहीं बचा, इसलिए जीरो लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको एक चर वाले द्विघात समीकरण में परिवर्तन करना था, तो ये रहा। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए 6 का 5 नंबर करते हैं, सवाल को करते पढ़ते हैं उसके बाद। तो ये रहा 5 नंबर, नदी की धारा का वेग, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसे प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ धारा का वेग दे दिया, यानी धारा की जो चाल है वो दे दिया है। ठीक है, और जिस स्थान तक पहुँचा धारा का अनुकूल जब पहुँचा नाव तो कितना पहुँचा, 21 किलोमीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जब इसका हम है ना, फिर क्या बोल रहा है, 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा, यानी चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हुए इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या, ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोई बी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या, नदी के धारा है, यानी इसका धारा ये साइड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाव बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब नदी में जो पानी होता है, यानी जो धारा होता है वो क्या होता है, गति होता है, उस धारा का क्या होता है, वेग होता है। तो उसमें जो नाव होता है वो क्या स्थिर होता है ना, क्या होता है स्थिर। वो जो जल की जो धारा हो, नाव को क्या अपने साथ में लेके चलते हैं, नाव के साथ में चलते हैं ना लेके, यानी जब जब जल में जब नाव जब रहेगा तो स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है, ये नाव क्या है, स्थिर अवस्था में, जब नदी की जो धारा ये साइड चल रहा है तो नाव को भी अपने साथ में लेके जाने लगेगा। तो नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो स्थिर जल में नाव का जो वेग है x किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि नाव क्या स्थिर है, मगर धारा का क्या गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि स्थिर जल में, क्योंकि स्थिर जल था। ठीक है, स्थिर जल में नाव का जो वेग है क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो यानी क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब नदी है, ये धारा ये साइड चल रहा है, यानी अनुकूल दिशा में चल रहा है। अरे ठीक है, धारा ये साइड में, क्या धारा ये साइड है, तो यानी धारा ये साइड है, तो यानी नाव जो वेग है क्या है, दोनों जुट जाएगा। धारा का जो वेग है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो नाव की जो चाल है ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी अनुकूल धारा में चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि धारा के अनुकूल नाव नाव का वेग अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। नाव का जो गति है और जो धारा गति में क्या हो जाएगा,
दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, देखिए 2 किलोमीटर घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा का अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद, यानी अभी यहाँ से यहाँ तक ये इस पॉइंट तक पहुँचे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल दिया 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। फिर इधर से ये साइड जाएगा, यानी धारा ये साइड चल रहा। अब हमको नाव यहाँ पहुँचने के बाद ये साइड जाएगा तो धारा उसको जाने देगा, यानी उसका नाव का जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव का वेग क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, क्योंकि धारा उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि धारा का दिशा ये साइड में है। हम नाव को पुनः वापस उसी स्थान पर ले जाएंगे तो जाने नहीं देगा। प्रतिकूल क्या हो जाएगा, x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमको पता तो चल गया दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो यानी हमको दूरी पता चल गया, दूरी कितना है, 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जब धारा का अनुकूल जब चल रहा था तो जो समय लगा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ से समय निकाल लेंगे, और जब प्रतिकूल जब नाव चला तो उसका समय निकाल देंगे। ठीक है, तब जाके क्या बोल रहा है कि 10 घंटा समय लगता है, तब क्या लग रहा, 10 घंटा समय लग रहा। तब हम क्या लिखेंगे धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी वेग, दूरी बटा चाल हो जाता है, यानी वेग। यानी दूरी कितना था, 21 किलोमीटर पहुंचा, 21 किलोमीटर तक पहुंचा, यानी 21 बटा क्या हो जाएगा, x + 2, क्योंकि धारा के अनुकूल चल रहा है। ये हो गया समय हमारा। अब धारा का प्रतिकूल जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, समय थोड़ा कम लगेगा, है ना। तो हम फिर लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल लगा समय। ठीक है, धारा के प्रतिकूल लगा समय क्या हो जाएगा, 21 बटा x - 2 हो जाएगा। ठीक है, एक समय प्रतिकूल तरफ से निकला, एक अनुकूल की तरफ से निकला समय। ठीक है, यहाँ पर जो दूरी है वो स्थिर है, यानी 21 किलोमीटर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए दूरी 21 है। ठीक है, अब हम क्या करें, प्रश्नानुसार करेंगे हम, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँचा, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पहुँचा, यानी यहाँ से जो समय लगा फिर यहाँ से जो समय लगा 10 घंटा, कितना लगा, 10 घंटा समय लगा, यानी पुनः यहाँ पर वापस आने में। ठीक है, यानी 21 बटा x + 2, 21 बटा x + 2 प्लस 21 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 10 घंटा। ये भी समय है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में लगा समय 21 बटा x + 2, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट जाने में लगा 21 बटा x - 2, तो दोनों मिला के कितना बन जा रहा है, 10 घंटा बन जा रहा है। ठीक है, अब इसको फटाफट सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये 21 है, इसको कॉमन ले रहे हैं आसानी के लिए, आसानी से बनेगा इससे।
ठीक है, प्लस 1/21 - 2, ठीक है, बराबर 10। 21 हो गया। तो देखिए x+2 x-2 क्या लॉसअप कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया, x+2 से भाग करेंगे इसको, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर x a1 के साथ में गुना कर देंगे, क्या जाएगा x घटाओ 2, ठीक है। ये प्लस x-2 के ये इससे इसके साथ में भागा करेंगे तो ये कट जाएगा, इसके साथ हम भागा करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये इसके साथ में गुना होगा, तो यानी x+2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देख सकते हैं हम, यहाँ +2 है, यहाँ -2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब देखिए क्या है, 21 है। अब देखिए x और यहाँ x, यानी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। और देखिए x+2 है और x-2 है, कौन सा फार्मूला आ गया, a+b a-b का हो गया ना, a² - b² होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं x² - 2x² यानी 4, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 10 लिख देते हैं, ठीक है। इसको 10/1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 10/1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ हम गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 42 हो गया, 42x, और ये जो देख रहे हैं x² - 4, इसके साथ में गुना कर देते हैं, यानी 10x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -40, 40, ठीक है, -40। अब दोनों को ये साइड में लेके चलाएंगे, यानी 10x², ये हो जाएगा +42x, ये हो जाएगा +40 बराबर 0। देखिए 10x² है, इसको यही साइड में रहने देते हैं, ठीक है, यही साइड में रहने देते हैं, ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 42x हो गया, 42x, ठीक, 42x हो गया, और ये -40, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर दिया, डायरेक्ट ये साइड में लिख दिए हैं, और ये साइड में जो 0 था यहाँ 0 कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, 5x² - 21x - 20, यही हो जाएगा, बराबर 0। इसको ये साइड में गुना भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, 5x² - 21x - 20 बराबर 0, यही इसका फाइनल आंसर, ठीक है।